इस वीडियो में बात किया गया है हाउ टू मेक अ गुड असाइनमेंट, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड असाइनमेंट। एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा असाइनमेंट कैसे बनाएं। एक अच्छा असाइनमेंट कैसे बनाएं, इसको जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि एक अच्छा असाइनमेंट क्यों बनाएं, अर्थात अच्छा असाइनमेंट बनाने की क्या आवश्यकता है। बीए, एलएलबी, एलएलएम के जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी पढ़ाई के दौरान, अपना कोर्स कंप्लीट करने के दौरान हर सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट होते हैं लगभग उतने असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। यह आपके सिलेबस में, ये आपके करिकुलम में क्यों डाला गया है, इसके इम्पोर्टेंस को जानना बहुत आवश्यक है। यह कैसे समझेंगे? वाजिब सी बात है कि आप चूँकि लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, बीए, एलएलबी, एलएलएम, एलएलबी करने के बाद, तो आप सिविल जज बनेंगे, आप एडवोकेट के रूप में काम करेंगे, किसी फर्म में लीगल एडवाइज़र बनेंगे, या इधर पीएचडी करेंगे अर्थात आप रिसर्च करेंगे। ये सभी फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर बिना फाइल वर्क किए, बिना रिसर्च किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी की नींव डालता है आपके अंदर ये असाइनमेंट बनाते समय आप जो काम करते हैं, जो उसमें विशेषताएं हैं, जो आप एक हैबिट अपने अंदर डेवलप करते हैं कि असाइनमेंट में कौन कौन से इसेंशियल्स हैं, कौन सी चीज़ें किस क्रम में लगाई जाएंगी, एक्नॉलेजमेंट कहाँ लगाया जाएगा, इंडेक्स कहाँ लगाया जाएगा, अब्रिविएशन कहाँ लगाया जाएगा, बिब्लियोग्राफी कहाँ लगाया जाएगा, इनका क्रम सिखाता है। मान लीजिए कि आप एडवोकेट के रूप में काम करते हैं, तो एडवोकेट का काम बिना फाइल के नहीं चलता है। एक केस फाइल करना है तो उसकी फाइल में बाकायदे यह क्रम जानना आवश्यक है। न सिर्फ जानना आवश्यक है बल्कि उसको अपनी हैबिट में लाना है कि वकालतनामा किस क्रम पे लगाया जाएगा, जो मामला है उससे रिलेटेड एफआईआर है तो वह कहाँ लगाया जाएगा, उस पर, उस मामले में मान लीजिए कि पोस्टमार्टम हुआ है तो वह उसमें लगाना है। पोस्टमार्टम कापी, एफआईआर कापी, वकालतनामा, उसके बाद आपकी रिट की कापी जो होगी, उसके बाद फिर उसमें जीरा होगी, मतलब रिटन स्टेटमेंट लगाना होगा, उसके बाद गवाही होगी। सब के सारा का सारा ये पेपर वर्क है और सभी पेपर किस क्रम में लगाए जाएंगे, किस सिस्टम से लगाए जाएंगे, ये हैबिट आपको ये असाइनमेंट ही सिखाता है। और जिस एडवोकेट की फाइल मेंटेन नहीं होती है, जजेज उसकी फाइल उठा के फेंक देते हैं और बताते हैं कि वकील साहब ठीक से तैयारी करके आइए। इसी तरह से जब आप किसी फर्म में काम करेंगे, लीगल एडवाइज़र के रूप में काम करेंगे, वहाँ अगर आपकी फाइल दुरुस्त नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं आपने मेंटेन किया है उसको, तो आपका बॉस आपके ऊपर नाराज़ होगा, वाजिब सी बात है, तो वो सीधे सीधे आपके कैरियर को प्रभावित करेगी। ये सिस्टम सिखाता है असाइनमेंट आपको फाइल वर्क करना, फाइल को मेंटेन करना। इसी तरह से रिसर्च, मतलब असाइनमेंट है मिनी रिसर्च, या इसमें आप रिसर्च करते नहीं हैं लेकिन रिसर्च कैसे किया जाता है ये आप सीख जाते हैं। एलएलएम करेंगे तो आपको डिजर्टेशन बनाना है, उसमें भी आपको फुटनोटिंग करनी है, रेफरेंसिंग करनी है, बिब्लियोग्राफी डालना है, इंडेक्सिंग करनी है। ये सारी चीज़ें यदि आप एलएलबी के ही दौरान अर्थात ग्रेजुएशन के ही दौरान अगर आप असाइनमेंट बनाते समय ठीक से सीख लेंगे तो एलएलएम या पीएचडी में जाने के बाद या अपने प्रोफेशन में जाने के बाद एज एडवोकेट काम करना है, एज ए लीगल एडवाइजर काम करना है, वहाँ पर आपको दिक्कतें नहीं होंगी क्योंकि आपकी ये हैबिट में आ चुका होगा। और वो इस दौरान भी आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा यदि आप अच्छा असाइनमेंट बना करके प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि असाइनमेंट भी एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है। इसमें मान लीजिए कि 40 नंबर का आपका पूरा ये असाइनमेंट का काम हो गया तो उसमें से 20 नंबर आपका लिखने पर है और 20 नंबर प्रेजेंटेशन करने पर है। तो इस 20 नंबर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं अगर सिस्टमेटिक तरीके से असाइनमेंट बना है। जब आप अपने असाइनमेंट को किसी टीचर के सामने देते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लगी है कि नहीं, उसमें टेप चिपकाया गया है कि नहीं, उसमें सिस्टमेटिक सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई हैं कि नहीं, सारी चीज़ें क्रम से रखी गई हैं कि नहीं, सफिशिएंट पेज नंबर उसमें आपने लिखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख करके टीचर पर प्रभाव पड़ता है। और उसी
अनुसार आपको नंबर मिलता है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस हैं। उसको फिर से एक बार कंक्लूड कर रहे हैं कम शब्दों में कि आपको एलएलएम के दौरान डिसर्टेशन बनाना है, पीएचडी के दौरान थीसिस लिखनी है, उसकी हैबिट डेवलप कराता है यह असाइनमेंट। उसके बाद आप एज एडवोकेट, एज ए जज, एज ए लीगल एडवाइज़र जब काम करते हैं तो वहाँ पर भी सारा काम फाइल वर्क का ही होता है। तो आपको फाइल मेंटेन करने की हैबिट आपके अंदर आ जाती है, वह आपके प्रोफेशन के लिए लाइफ लाइन का काम करती है। अगर आपने एलएलबी के ही दौरान अच्छा असाइनमेंट बनाने की प्रैक्टिस कर लिया, वो आपके हैबिट में आ गई, तो आने वाले करियर में आप बहुत अच्छा करेंगे, इसकी ज़्यादा उम्मीद होती है। अब बात करते हैं असाइनमेंट के कवर पेज की। एक कवर पेज में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, किस क्रम में देनी है, उस पर बात करते हैं। A4 साइज के पेपर पर मान लीजिए कि अपना एक कवर पेज आप बना रहे हैं। ये आपका 1/4 साइज का पेपर हो गया। आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी के, किसी न किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखना है। और अगर आप किसी डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उस डिग्री कॉलेज का नाम पहले, और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम। मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, ये आपका यूनिवर्सिटी हो गया। मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, डिग्री कॉलेज में हैं, तो आप ऊपर लिखेंगे अपना पहले नाम लिख देंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में CMP डिग्री कॉलेज यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे अ कॉन्स्टिट्यूएंट PG कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी का या सभी डिग्री कॉलेज का अपना एक लोगो जरूर होता है। तो अगर आप डिग्री कॉलेज हैं तो अपने कॉलेज का लोगो, यूनिवर्सिटी के हैं तो यूनिवर्सिटी का लोगो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे या डिज़ाइन कर देंगे, लोगो बना देंगे। लोगो बनाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे सेशन। सेशन का मतलब एकेडमिक सेशन जो होता है वो लिखना है यहाँ पर। मान लीजिए एकेडमिक सेशन इतने समय जो चल रहा है 2023-24, ये आपका एकेडमिक सेशन हो गया। इससे क्लियर होता है कि हम किस एकेडमिक सेशन के स्टूडेंट हैं। इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। आप ये असाइनमेंट जिस भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं, उस सब्जेक्ट, मान लीजिए कि लेबर लॉ आपका सब्जेक्ट है, तो लेबर लॉ यहाँ पर लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद टॉपिक, आपका कोई ना कोई टॉपिक है जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि सोशल जस्टिस आपका टॉपिक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सोशल जस्टिस। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर आता है एक टीचर है जिसके अंडर में आप ये काम कर रहे हैं, अर्थात वो सब्जेक्ट टीचर हैं आपके, उनकी पूरी डिटेल दिया जाना है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट की डिटेल दी जानी है, जो स्टूडेंट ये असाइनमेंट बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सबमिटेड टू, सबसे पहले टीचर की डिटेल देंगे लेफ्ट साइड में, सबमिटेड टू। कुछ लोग ये भी लिखते हैं अंडर सुपरविजन, जो भी लिखेंगे चलेगा। तो यहाँ पर टीचर का नाम डॉक्टर ABC जो भी हैं उनका टीचर का नाम हो गया। टीचर के नाम के नीचे उनका डेजिग्नेशन जरूर लिखें, वो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे या प्रोफेसर होंगे, जो भी हैं तो यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन लिख दीजिए। डेजिग्नेशन लिखने के बाद लिखा जाएगा वह किस डिपार्टमेंट में है, जिस सब्जेक्ट के होंगे उसी डिपार्टमेंट में होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वैसे ही आप में लिखा जाएगा लॉ के स्टूडेंट हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ या फैकल्टी ऑफ लॉ, जैसा आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में स्थिति हो। फैकल्टी है तो फैकल्टी, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। इसके बाद फिर अपने कॉलेज का पूरा नाम यहाँ पर लिख देंगे, CMP PG कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सबमिटेड बाई, अब स्टूडेंट की डिटेल, सबमिटेड बाई। अब सबमिटेड बाई में नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट होगा। यहाँ पर पूरा ऑफ द स्टूडेंट नहीं लिखना है, केवल नेम लिख देना है, वो समझ में आ जाएगा। अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम लिख दीजिए। फादर्स नेम लिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी कभी एक ही नाम के कई स्टूडेंट होते हैं,
तो उसमें टीचर को कन्फ्यूजन नहीं होता है जब फादर्स नेम लिखेंगे। हालांकि आप इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे ही आगे, लेकिन फादर नेम लिख देने से ज़्यादा क्लियर रहता है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे क्लास, क्लास LLB, LLM, BLLB जो भी हो। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन, सेक्शन ABCD जितने सेक्शन चल रहे हो, आप जिस सेक्शन के स्टूडेंट हो वो सेक्शन लिख दीजिए। सेक्शन लिखने के बाद आप अपना रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर, इतना इंफॉर्मेशन आपको कवर पेज पर देना है। कोशिश करना चाहिए कि कवर पेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की, सुंदर बनाने की। ये आपका कवर पेज तैयार हो गया। कवर पेज तैयार करने के बाद जो क्रम आता है वह है एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट LLB लेवल पर लगाने की बहुत आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन हैबिट डेवलप करने के पर्पज़ से इसको लगाया जा सकता है। जब इसको लगाने के, लिखने के आप आदती हो जाएंगे तो आगे चल करके ईजिली आप लिख लेंगे। एक्नॉलेजमेंट में ये करना होता है कि इस असाइनमेंट को बनाने में मुझे किसका किसका सहयोग मिला, आप किसके किसके प्रति आभारी हैं, इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है। नॉर्मली LLB लेवल पर, BLLB पर बच्चे लिखते हैं कि मैं सब्जेक्ट टीचर का ही लिखते हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट टीचर फला, जिस टीचर का नाम को इस टॉपिक पर, अपना टॉपिक नाम लिखिए कि इस पर कार्य करने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए जो उन्होंने अलॉट किया उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। इस दौरान आपके टीचर का आपको कितना गाइडेंस मिला, कितना उन्होंने हेल्प किया, कोऑपरेट किया, उसके बारे में आप लिखते हैं। उसके बाद आप अपने 1-2 फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं उसमें कि इस असाइनमेंट को बनाने में मुझे इन मित्रों ने भी काफ़ी हमारी हेल्प किया है। आप लिखने को, इसमें बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन LLB स्तर पर बहुत सीमित लिखने का ये होता है कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर का, अपने 1-2 फ्रेंड का लिख सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर के अलावा भी किसी टीचर्स से आपने हेल्प लिया है तो उनका भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर केवल जब आप डिजर्टेशन या थीसिस पर एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं तो कई कई पेज लिखा जाता है, उसमें पूरा फैमिली का, दोस्तों का, अलग अलग लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं विजिट करने तो वहाँ के डिटेल्स, सब जितने लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, आप सब के प्रति आप अपना एक एक्नॉलेज देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन LLB लेवल पर बस एक पेज का, जिसमें उसमें भी आधा ही पेज लिखा जाता है कि ये सब्जेक्ट टीचर, ये टॉपिक अलॉट करने के लिए धन्यवाद, और आपने इस असाइनमेंट बनाने के दौरान जो हेल्प किया, जो गाइड किया, उसके लिए थैंक यू। ये सब इसमें लिखा जाता है। ये आपका हो गया एक्नॉलेजमेंट। नीचे आप अपना नाम लिख करके साइन करते हैं। ये हो गया आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बाद जो पेज लगाया जाता है वो एब्रिविएशन, संक्षेपाक्षर के नाम पर होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप पूरा असाइनमेंट बनाते समय जहाँ जहाँ पर कोई टर्म शॉर्ट फॉर्म में यूज किए हैं उसको यहाँ पर आप डिटेल में देते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। मान लीजिए कि आप असाइनमेंट बनाते समय सुप्रीम कोर्ट न लिख करके S.C. लिख देते हैं, तो यहाँ पर संक्षेपाक्षर में आप लिखेंगे SC, यहाँ पर लिखेंगे उसका फुल फॉर्म। ऐसे मान लीजिए कि आपने HC लिखा है तो यहाँ लिखेंगे हाई कोर्ट। लॉ के फील्ड में जैसे AIR है, सुप्रीम कोर्ट केसेस है, तो ये सारे फुल फॉर्म यहाँ पर ऑल इंडिया रिपोर्टर, SCC, सुप्रीम कोर्ट केसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, अर्थात A से Z की तरफ, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हिंदी में भी लिखेंगे तो ऐसे छोटा आ से लेकर के ज्ञा की तरफ इस क्रम में लिखा जाएगा। मान लीजिए कि हिंदी में लिखा है आपने उत्तर प्रदेश सरकार, तो ओ लिख के 0, प्र लिख के 0, यहाँ ओ प्र लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से एक ये लिस्ट होती है जिसे संक्षेपाक्षर के नाम से जाना जाता है, एब्रिविएशन के नाम से जाना जाता है। एक्नॉलेजमेंट के बाद यह लगाना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद आपने सबसे पहले कवर पेज लगा दिया, फिर एक्नॉलेजमेंट लगा दिया, फिर एब्रिविएशन लगा दिया। इसके बाद
लिस्ट ऑफ केसेज, इसका मतलब ये है कि आप लोग जानते हैं कि लॉ के फील्ड में कोई भी किसी भी टॉपिक पर अगर आप लिख रहे हैं तो बिना केस लॉ का रेफरेंस दिए आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। तो वाजिब सी बात है कि आप अपने असाइनमेंट में कई केसेस उसमें रेफ़र करेंगे, केसेस का नाम लिखेंगे। तो इस लिस्ट ऑफ केसेस में आपको उन सभी केसेस की लिस्ट देनी होती है, उन सबका नाम लिखना होता है जिन जिन केसेस को आपने अपने असाइनमेंट में डिस्कस किया है। अब यहाँ पर उसको लिखते समय ध्यान क्या क्या देना है। मान लीजिए कि लिखना है उस केस का नाम आपने लिखा है राम आधार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये आपने केस अपने असाइनमेंट के अंदर डिस्कस किया है। उसके बाद मान लीजिए कि अभय वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ऐसे तमाम केस आप डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी वह अल्फ़ाबेटिकल आर्डर वाला ध्यान रखना होगा। यह A to Z फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये जब अल्फ़ाबेटिकल कर देंगे तो केस का जो सबसे पहला टर्म है उसमें अगर A आ रहा है तो A ऊपर होगा, उसके बाद जो आ रहा है इस क्रम में लिखा जाएगा। अर्थात अल्फ़ाबेटिकल आर्डर का मतलब आप समझ रहे हैं, यह अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में होगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि यह केस आप अपने असाइनमेंट में किस पेज नंबर पर लिखे हैं उसके सामने पेज नंबर भी लिखा जाना है। पेज नंबर, ये मान लीजिए कि पेज नंबर 7 पर होगा, ये पेज नंबर 9 पर होगा। इस तरह से सभी का पेज नंबर लिखना है। तो आप एक टेबल बनाएंगे लिस्ट ऑफ केसेस के पर्पज से। वहाँ पर यहाँ पर टेबल में से लिखेंगे सीरियल नंबर, तो यहाँ 1 2 3 4 लिखते जाएंगे। केस नेम लिख देंगे, केस नेम में ये सारे केसेस का नाम हो जाएगा। वहाँ पर पेज नंबर लिखा जाएगा। यह केस किस पेज नंबर पर है पेज नंबर लिखा जाना है। इस तरीके से आपका ये लिस्ट ऑफ केसेस वाला पेज तैयार हो जाएगा। इसके बाद नंबर आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स की। इसमें क्या लिखना है, पूरे असाइनमेंट में आपकी जितनी हेडिंग्स हैं, ये इंडेक्स का पर्पज़ ही होता है कि कौन सी हेडिंग या कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पर लिखा है। मान लीजिए कि आपका जो असेसमेंट करने वाला टीचर है या आपका असाइनमेंट जो भी पढ़े वो सीधे सीधे जानना चाह रहा है कि इस जिस टॉपिक पर आपने काम किया है उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखा है। तो सारे पेज न पलट करके इंडेक्स पे देखेगा कि आप डेफिनेशन किस पेज नंबर पर लिखे हैं, वह सीधे वहाँ पहुँच जाएगा। ये पर्पज़ होता है किसी भी असाइनमेंट के टेबल ऑफ कंटेंट्स का। इसी तरह से जब आप फाइल बनाएंगे एज एडवोकेट, तो मान लीजिए कि जज को ये जानना है कि एफआईआर की जो कॉपी है आपने किस पेज नंबर पर लिखा है, तो वह इंडेक्स से ही देख लेगा कि किस पेज नंबर पर वो एफआईआर लगी हुई है। यह पर्पज़ होता है इसका। तो आप बनाएंगे जब कंटेंट को तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है, सीरियल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिखते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टॉपिक, यहाँ पर लिखेंगे पेज नंबर। अब ये इतना करके अब 1 मान लीजिए कि सबसे पहले आप असाइनमेंट जब बनाएंगे तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर लिखिए इंट्रोडक्शन आपका सामान्यतः पेज नंबर 1 पर ही होगा। उसके बाद दूसरा लिखेंगे उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन किस पेज नंबर पर होगा, मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन आपने नॉर्मली एक पेज का ही लिखा जाता है इंट्रोडक्शन, तो डेफिनेशन आपकी आ जाएगी 2 नंबर पर। डेफिनेशन से पहले अगर आपने उस टॉपिक पर कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखना है आपको, तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे और वो पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे इंडेक्स लास्ट में बनता है। जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद असाइनमेंट बनता है, तभी ये क्लियर हो पाता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पर आपने लिखा है। इसी तरह से आप जो भी मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन लिख दिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेफिनेशन लिख दिया। इसके बाद आप
उस एक एक एसेंशियल एलिमेंट्स को भी डिफाइन करेंगे, फिर केस ला लिखेंगे, फिर लेटेस्ट केस लिखेंगे। ये जो भी वहाँ पर लिखेंगे वो आप यहाँ पर इंडेक्स में लिखेंगे। जो हेडिंग जिस पेज नंबर पर आ रही होगी वो पेज नंबर लिखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से आपका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इंडेक्स है, विषय सूची है, जो भी कह लीजिए, उस तरह से आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। अभी तक आपने जितनी चीज़ें समझा वह आपके असाइनमेंट का पार्ट था स्टार्टिंग का। उसके बाद अब जो आएगा आपका असाइनमेंट लिखना अब शुरू होगा। तो किसी भी टॉपिक पर लिखने से पहले अब हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट के मेन टेक्स्ट पर। तो सबसे पहला पेज जो होगा वह होगा इंट्रोडक्शन का। आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, उसको कहीं से कॉपी नहीं करना है। उस टॉपिक के बारे में आपकी जो समझ है वो लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। लास्ट में 2 लाइन में लिखेंगे, मतलब एक पेज में ही इंट्रोडक्शन ख़त्म कर देना है। LLB के असाइनमेंट के पर्पज़ से ध्यान रखेंगे। बाकी PhD और डिजर्टेशन वगैरह में 10-10, 15-15 पेज का भी इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, लेकिन अभी LLB लेवल पर केवल एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखना है। उसमें आप अपने जो भी आपका जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। 2 पैराग्राफ में लिखने का प्रयास करें, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ में। लास्ट वाला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप लिखेंगे कि इस टॉपिक पर, इस असाइनमेंट के माध्यम से हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे एक कनेक्टिविटी बनती है एक पेज की दूसरे पेज से, एक पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ से, क्योंकि इसी आधार पर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, इसी इंट्रोडक्शन के आधार पर। तो आपका इंट्रोडक्शन एक पेज का हो जाएगा। इसके बाद किसी भी टॉपिक पर जब हम लिखते पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसकी हिस्ट्री पर चर्चा जरूर करते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको 2-3 पेज में लिख करके कंप्लीट करने का प्रयास करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखने के बाद डेफिनेशन की बात करते हैं। उस टर्म को डिफाइन जरूर किया जाता है। मान लीजिए कि जिस टर्म पर आप, जिस टॉपिक पर आप असाइनमेंट बना रहे हैं, उस टर्म को किसी एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो अकॉर्डिंग टू उस एक्ट का डेफिनेशन लिखना है आपको। ज़्यादातर टर्म को जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइन किया गया है, उसको लिख सकते हैं। कई तरह की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, कई तरह की ऐसे कोलन की डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी के अनुसार इस टर्म को क्या डिफाइन किया गया है वो लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू करके। ऐसे ही तमाम ज्यूरिस्ट, जजेस, प्रोफेसर्स, तमाम विद्वान लोग ज़्यादातर टर्म पर अपनी उनकी एक डिफिनेशन दी गई है। आप कोशिश करें कि यही है मिनी रिसर्च, उस टर्म को कहाँ कहाँ पर किस किस ने कैसे कैसे डिफाइन किया गया है वो डेफिनेशंस लिखने का प्रयास करें, अकॉर्डिंग टू करके। उसके बाद मेन डेफिनेशन जो है वो आपकी उस लॉ की है, उस एक्ट की डेफिनेशन है जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं, वो सबसे लास्ट में लिखें, क्योंकि उस टॉपिक को उस डेफिनेशन को लिखने के जस्ट बाद आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द टर्म लिखना पड़ेगा। तो अन्य विद्वानों के अनुसार हिस्ट्री में क्या क्या डेफिनेशन दी गई है वो लिखने के बाद आप अपने एक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद उस डेफिनेशन को कई पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्लियर करने के लिए, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो इसेंशियल एलिमेंट्स करके उसको कई पार्ट में शेयर करते हैं। उसके बाद फिर उसको एक एक पार्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसेंशियल एलिमेंट हो गया। फिर लॉ के फील्ड में हम किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सहारा लेते हैं इतना सब विद्वानों के डिफिनेशन वगैरह के बाद केस लॉ के डिफिनेशन लेते हैं कि इस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फॉरेन कंट्री के जो कोर्ट हैं उनके क्या क्या व्यू है इस टर्म पर, इस टॉपिक पर। तो हम केस लॉ का सहारा लेते हैं। किसी केस में गाइडलाइंस दी गई होती है, तो उन सारे केसेस को हम यहाँ पर लीडिंग केस, लेटेस्ट केस की तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। लेटेस्ट केस लिखना LLB लेवल पर बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। टीचर्स को ये टीचर्स पर ये इफेक्ट पड़ता है कि ये स्टूडेंट लेटेस्ट अपडेट को भी इसमें शामिल किया है। तो इंटरनेट का ज़माना है, लेटेस्ट केस मिल ही जाते हैं। मान लीजिए कि 2024 में आप अगर
जिस टॉपिक पर काम कर रहे हैं 2024 के अप्रैल में काम कर रहे हैं, मार्च तक, फरवरी तक, जनवरी तक कोई केस आया है, तो जब आप ईयर लिखेंगे कि 2024 का ये केस है, तो कॉमन सी बात है कि वो टीचर पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि इस स्टूडेंट ने मेहनत किया है, सर्च किया है। इसी तरीके से आपके टॉपिक से रिलेटेड तमाम तरह की जो मैगजीन है, जजमेंट एंड लॉ टुडे है, प्रतियोगिता दर्पण है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, तमाम तरह की जो मैगजीन्स आ रही हैं, उसमें से अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई मैटर मिल जाता है तो उसको लिखें विथ फुटनोट। अभी फुटनोट क्या है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। जितना ज़्यादा अलग अलग जगह से आप अपने असाइनमेंट में जो फैक्ट है उसको शामिल करेंगे, उतना अच्छा आपका असाइनमेंट बनेगा और आप ही माने जाएंगे, उतने अच्छे रिसर्चर माने जाएंगे आप। इसी तरह से तमाम न्यूज़पेपर हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड उस न्यूज़पेपर में कोई बात आ गई तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं, उस न्यूज़पेपर का नाम और पेज नंबर डाल करके, डेट डाल करके कि किस डेट को, किस डे को, किस पेज नंबर पर आपका ये मटेरियल। कुछ बच्चे उस न्यूज़पेपर की ही कटिंग उसमें पेस्ट कर देते हैं ले जा करके, वह भी एक अच्छी स्किल है, एक अच्छी हैबिट बनी जाती है। तो इस तरह से आप अपने असाइनमेंट को रिच बना सकते हैं लेटेस्ट केस के माध्यम से। उसके बाद एक पेज का लास्ट में जब आपका ये पूरा काम कंप्लीट हो जाता है तो कंक्लूजन, निष्कर्ष नाम पर एक लिखते हैं आप। तो उस पर जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि लास्ट में लिखते हैं कि इस टॉपिक पर हम इस असाइनमेंट के माध्यम से डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। उसी तरीके से जब कंक्लूजन लिखते हैं तो आप शुरुआत ही यहाँ से करेंगे कि इस टॉपिक पर इस असाइनमेंट के माध्यम से हमने डिटेल में स्टडी किया। इस स्टडी के, इस डिस्कशन के बाद निष्कर्ष के रूप में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि, इतना करके आप अपना एक कंक्लूजन लिखेंगे। और इससे रिलेटेड कोई आपके अपने विचार हैं, कोई सलाह है, तो आप लास्ट में एक पैराग्राफ जोड़ सकते हैं कि इस टॉपिक पर डिटेल स्टडी करने के बाद स्टूडेंट का, इस विद्यार्थी का विनम्र मत है कि ये करके आप अपने विचार भी उसमें 4 लाइन 5 लाइन में लिख सकते हैं। तब लगेगा कि आपने इस पर रियल वर्क किया है, इस पर आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इसमें अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है फुटनोटिंग, रेफरेंसिंग, बिब्लियोग्राफी, जिस पर अब हम बात करेंगे। अब बात करते हैं फुटनोटिंग पर। फुटनोटिंग का पर्पज़ पहले समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है। फुटनोट का यह पहला यह उद्देश्य है कि आप किसी भी राइटर की बुक से कोई मैटर लेते हैं तो उसको यहाँ पर रेफ़र करते हैं, अर्थात क्रेडिट उसको देते हैं कि ये उनका लिखा गया है। अर्थात आप चोरी नहीं करते हैं, कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं करते हैं आप। या आगे चल करके जब आप IPR वगैरह पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर केवल इतना समझिए कि आप पर कॉपीराइट का आरोप न लगे, इस पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो मैटर लिख रहे हैं वह ऑथेंटिक है, उसका एविडेंस देते हैं आप कि ये हमारी अपनी दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि हमने इस राइटर की इस बुक के इस पेज नंबर से यह मटेरियल लिया हुआ है। यह पर्पज़ है। आप एक ऑथेंटिकेशन करते हैं अपनी राइटिंग्स को, वो कैसे करना है वो समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ये A4 साइज का प्लेन पेपर है, इसमें आप कम से कम 3 पैराग्राफ लिखेंगे। ये पैराग्राफ आपका चल रहा है। जब आप किसी डेफिनेशन को, किसी पैराग्राफ को किसी दूसरे राइटर की बुक से लेते हैं, किसी विद्वान के द्वारा, किसी विधिशास्त्री के द्वारा डिफाइन किए गए टर्म को लेते हैं, तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ये ध्यान रखें। मान लीजिए कि पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये पैराग्राफ आपने लिया, ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया। ये फुटनोटिंग नंबर होता है जो आपको अपने ही पेज के लास्ट में नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लिखना होता है ताकि आप फुटनोटिंग यहाँ पर कर सकें। ये पैराग्राफ मान लीजिए आपने जूरिस्प्रूडेंस की बुक से लिया, परांजपे की जूरिस्प्रूडेंस की बुक से लिया, तो यहाँ पर जब ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा तो आप यहाँ पर डालेंगे 1 नंबर। अब उसको यहाँ पर नीचे ला करके फुटनोटिंग नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे राइटर नेम। राइटर नेम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए परांजपे की बात की जा रही है तो लिखेंगे डॉक्टर परांजपे।
ध्यान रखेंगे फुटनोटिंग में जो तरीका है वो है सर नेम पहले लिखा जाता है, सर नेम फर्स्ट, मेन नेम लास्ट। तो डॉक्टर परांजपे VN, ये हो गया राइटर नेम। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे उस बुक का नाम, मान लीजिए कि जूरिस्प्रूडेंस उसका बुक का नाम है, जूरिस्प्रूडेंस, ये बुक का नाम हो गया। इस राइटर की इस बुक का, उस बुक का एडिशन लिखेंगे, मान लीजिए कि 12th एडिशन है तो लिखेंगे 12th एडिशन। अब ये एडिशन किस सन में आया था, मान लीजिए कि 2022 में आया था, 12th एडिशन 2022। इसके बाद पब्लिशर कौन था इस बुक का वह भी लिखा जाएगा, तो मान लीजिए कि सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन। राइटर नेम, बुक नेम, एडिशन, पब्लिकेशन, ये 4 चीज़ें लिखने के बाद आप लिखते हैं पेज नंबर। कौन सा पेज नंबर? यह डेफिनेशन या यह पैराग्राफ इस राइटर की, इस बुक के, इस एडिशन के, इस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई बुक के इस पेज नंबर पर ये पैराग्राफ है। यह पर्पज होता है फुटनोटिंग का। मान लीजिए कि पेज नंबर 23 पर ये पैराग्राफ है, ये हुआ फुटनोटिंग। इसी तरीके से मान लीजिए कि दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ शुरू करते हैं, इसी से कनेक्टेड पैराग्राफ लिखते हैं और ये पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2, इस 2 को फिर नीचे ले आएंगे फुटनोटिंग, क्योंकि ये फुटनोट नंबर 2 है। और मान लीजिए कि यह पैराग्राफ आपने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से, तो एग्जाम्पल के रूप में जैन पांडे जी की बुक का वो एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि डॉक्टर पांडे JN पांडे, बुक का नाम हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर एडिशन, फिर पब्लिकेशन, फिर उस पेज, जिस पेज नंबर पे पैराग्राफ लिखा है वह पेज नंबर, ये हो जाएगा फुटनोट नंबर 2। इसके बाद जरूरी नहीं है कि सारे पैराग्राफ आप कहीं ना कहीं से लें, कनेक्टिंग पैराग्राफ आपकी अपनी लैंग्वेज में हो सकते हैं। अपनी लैंग्वेज का कुछ फुटनोट देना नहीं है, क्योंकि वह आपका क्रिएशन है। तो वो लिखने के बाद मान लीजिए कि 2 लाइन आपकी अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा, फिर तीसरा पैराग्राफ आपने यहाँ पर लिखा, वो मान लीजिए कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड कोई टॉपिक था, तो आपने ये किसी और बुक से लिया, तो वो आप वहाँ पर उस बुक का रेफरेंस देंगे, राइटर नेम, बुक नेम, एडिशन, पब्लिकेशन, फिर पेज नंबर। ये आपका कंप्लीट हुआ फुटनोट। फुटनोटिंग के बाद, फुटनोटिंग समझ लिया आपने। इसके बाद बात करते हैं साइटेशन की। साइटेशन भी फुटनोटिंग जैसा ही होता है। फुटनोटिंग का उद्देश्य जहाँ पर किसी बुक से लिया गया मैटर रेफर करना था, उसी तरह से साइटेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी केस आप लिख रहे हैं, ये केस से रिलेटेड होता है साइटेशन। आप जितने भी केस को रिफ़र कर रहे हैं अपने असाइनमेंट में, सबका साइटेशन लिखना अति आवश्यक है। बिना साइटेशन लिखे आपका केस अथेंटिक माना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि केस का नाम क्रिएट भी किया जा सकता है फर्जी। लेकिन जब आप साइटेशन लिखते हैं तो उसका उद्देश्य ये बताना होता है कि यह केस जो हम यहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं वह किस मैगज़ीन के किस पेज नंबर पर प्रिंट हुआ है, पब्लिश हुआ है, यह बताना उद्देश्य होता है। किस कोर्ट के द्वारा डिसाइड केस है वह, किस मैगज़ीन में छपा है, उस मैगज़ीन के किस पेज नंबर पर छपा है, यही बताने का उद्देश्य होता है साइटेशन का। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे थे, अभी फुटनोटिंग बताते समय मैंने बताया, तो जहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, जिस बुक से आपने वह मैटर लिया है उस बुक का रेफरेंस देते हैं। मान लीजिए कि उसी पैराग्राफ में केस का नाम आ जाता है, उसमें आप लिखते हैं कि इन द केस ऑफ राम श्याम इट विल बी हेल्ड दैट। तो जैसे ही आपने लिखा राम वर्सेस श्याम, वहीं पर श्याम के जस्ट बाद जैसे फुटनोटिंग में हम नंबर डालते थे, वैसे ही एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, तो स्टेट ऑफ केरला जहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो फुटनोटिंग नंबर आपकी मान लीजिए कि 3 तक पहुँची थी, उसी बीच में ये केस का नाम भी लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,
साइटेशन नंबर और फुटनोटिंग नंबर एक साथ चलता है, अलग अलग नहीं चलता है। अब ये 4 लिखेंगे तो जैसे वो A4 साइज पेपर में जब सबसे नीचे आप फुटनोटिंग लिख रहे थे वहीं पर उसी क्रम में कंटिन्यू हो जाएगा, वहाँ पर 4 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1461। अब इसका मतलब क्या हुआ, AIR नाम का एक रिपोर्टर है, ऑल इंडिया रिपोर्टर। यह 1973 में केस डिसाइड किया गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। AIR के किस पेज नंबर पर यह केस प्रिंटेड है, तो 1461। आप एग्जाम्पल के लिए जो लोग नए हैं वह इसको देख सकते हैं, जाकर के लाइब्रेरी से AIR सर्च करेंगे, 1973 का AIR देखेंगे, उसके बाद उसके पेज नंबर 1461 पर जाएंगे, आपको ये केस का नाम लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि साइटेशन का पर्पज क्या होता है। इसी तरह से मान लीजिए कि एक केस है मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसका साइटेशन सभी जो मैगजीन्स हैं उनका साइटेशन लिखने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AIR पहले लिख दिया गया है, उसके बाद ईयर लिखा गया है, ईयर ऑफ द जजमेंट, फिर कोर्ट का नाम लिखा गया है, उसके बाद पेज नंबर लिखा गया है। SCC जो सुप्रीम कोर्ट केसेस नाम की एक पत्रिका आती है, उसका लिखने का तरीका क्या है, वो ये है, सबसे पहले उन्होंने दे दिया ईयर ऑफ द जजमेंट ब्रैकेट में, उसके बाद ये जो 1 लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके उसका वैल्यूम होता है कि किस वैल्यूम। तो सुप्रीम कोर्ट केसेस नाम का ये जो आया हुआ है मैगजीन, उसके द्वारा 1978 में जो डिसाइड किया गया था केस, उसके वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 248 पर यह केस प्रिंटेड आपको मिल जाएगा। यह पर्पज होता है साइटेशन का। हमने तो इसी तरह से तमाम मैगजीन्स आती हैं, सबका साइटेशन लिखने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन पर्पज सबका एक ही है, यह बताना कि यह केस इस मैगजीन के इस पेज नंबर पर पब्लिश है। ये हो गया आपका साइटेशन। फुटनोटिंग और साइटेशन एक साथ ही चलते हैं, ये वो अलग से नहीं किया जाता है। मान लीजिए कि एक पैराग्राफ आपने लिखा, उस पैराग्राफ का फुटनोट दिया आपने, फुटनोट में रेफरेंस दिया कि किस बुक से लिया है, उसी बीच में अगर ये केस लिखा है तो वाजिब सी बात है कि इस पैराग्राफ खत्म होने से पहले ही इस केस का साइटेशन देना होगा। वह भी आप ऐसे लिखेंगे, केस का नाम मेन टेक्स्ट में होगा, उसकी साइटेशन जो है वह नीचे पेज पर होगा। ये आपका साइटेशन कंप्लीट हुआ। कंक्लूजन लिखने के बाद भी एक पेज लगाया जाता है असाइनमेंट में, वो जिसे बिब्लियोग्राफी कहा जाता है, संदर्भ ग्रंथ सूची। इसका उद्देश्य ये होता है कि इस असाइनमेंट को बनाने में आपने जितनी बुक्स का सहारा लिया है, जितनी पुस्तकों का सहारा लिया है, जितनी पत्र पत्रिकाओं का सहारा लिया है, न्यूज़पेपर का यूज किया है, वेबसाइट का यूज किया है, उन सभी की एक लिस्ट बनाना, और उससे बिब्लियोग्राफी ही देख करके यह आइडिया लगता है कि असाइनमेंट में कितनी मेहनत की गई है। जितनी रिच बिब्लियोग्राफी होती है उससे ये माना जाता है कि स्टूडेंट ने अच्छी मेहनत किया है, अच्छा काम किया है। बिब्लियोग्राफी का उद्देश्य क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जितनी भी अध्ययन सामग्रियों का सहयोग लिया जाता है असाइनमेंट बनाने में, उनकी एक लिस्ट होती है जिसे बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। उसका भी लिखने का एक क्रम है। मान लीजिए कि बिब्लियोग्राफी, सबसे पहले बुक्स, आपको फुटनोटिंग कैसे की जाती है बताते समय मैंने बताया था, राइटर नेम, बुक नेम, एडिशन, पब्लिकेशन, पेज नंबर। उसी तरह से ये भी लिखा जाता है, बस लास्ट में पेज नंबर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई पैराग्राफ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बुक का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर नेम, बुक नेम, एडिशन, पब्लिकेशन, ऐसे करके जितनी बुक्स आपने बुक्स का सहयोग लिया है वो बुक्स लिखें। उसके बाद जर्नल्स, मैंने आपको बताया कि जैसे AIR, SCC वगैरह है, जिसका जिसका सहयोग आपने लिखा है 1 2 3 करके यहाँ पर लिख दीजिए। मैगजीन्स में जैसे योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, इस तरह से जजमेंट एंड लॉ टुडे लॉ के फील्ड की एक मैगजीन है। जिन जिन भी मैगजीन्स का आपने सहारा लिया है उसका रेफरेंस यहाँ पर डालें। वेबसाइट से भी तमाम मटेरियल आप सर्च करते हैं, उसका सहयोग लेते हैं, तो उसकी वेबसाइट
यहाँ पर लिखें www.legalcrystal.com, manupatra.com, layersclubindia.com, तमाम वेबसाइट हैं। अभी तो लाइव ला करके आ गया है live.com, तो वो सारे वेबसाइट्स यहाँ पर लिखें। न्यूज़पेपर, किसी ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग आपने यूज किया है या उससे पढ़ करके मटेरियल कॉपी किया है, तो उस न्यूज़पेपर का नाम दैनिक जागरण, अमर उजाला, डेट, पेज नंबर, ये सब डालें। इस तरह से आपका एक संदर्भ ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी तैयार हो जाएगा। वेबसाइट का यूज वहाँ फुटनोटिंग में कैसे करना है वहाँ बताते समय स्किप कर गए थे, उसको बहुत ही कम समय में आपको बता देते हैं। जैसे कि वहाँ पर पैराग्राफ लिखते थे तो उस पैराग्राफ की फुटनोटिंग नंबर करके नीचे लिखते थे राइटर नेम, एडिशन, पब्लिकेशन, पेज नंबर। उसी तरीके से वेबसाइट से अगर आप कोई मटेरियल लेते हैं तो उस वेबसाइट की लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने पर जस्ट पहले लिखते हैं अवेलेबल ऐट करके उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं। उसके बाद लिखते हैं विजिटेड ऑन या एक्सेस्ड ऑन करके डेट और टाइम लिखते हैं। ये हो जाता है वहाँ पर फुटनोट, और यहाँ पर केवल वेबसाइट देना है। इस तरीके से इतने इसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक अच्छा असाइनमेंट बनाने का। यदि आपने इसे अपने प्रैक्टिस में ले लिया, इसे अपने हैबिट में अपनाया, अच्छा असाइनमेंट तो आप बनाना सीख ही जाएंगे। अच्छे नंबर आपको LLB LLM के दौरान, BLLB के दौरान मिल ही जाएंगे। लेकिन यह हैबिट आपको रिसर्च करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसी तरीके से जब आप अपने प्रोफेशन में जाएंगे, लीगल एडवाइज़र के रूप में, एडवोकेट के रूप में, जजेज के रूप में, तो ये फाइल कल्चर जो है वह आपके माइंड में सेट रहेगा, डेवलप्ड रहेगा। तो बड़ा इजीली आप अपने प्रोफेशन में अच्छा कर पाएंगे, बेहतर करेंगे। इस टॉपिक पर बताते समय जो भी फैक्ट्स छूट गए हों, कमियां रह गई हों, उसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। टीचिंग स्किल में जो भी मेरे लिए सजेशंस हों उसको आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मुझे मेरी कमियां बताने वालों का, मुझे तराशने वालों का मैं बहुत अच्छे से, खुले दिल से स्वागत करता हूँ। प्लीज़ मेरे लिए कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।